जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे हाल ही में 2024 अक्टूबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीईटी का। जी हाँ, सीईटी का। और जिस एग्ज़ाम के द्वारा आप राजस्थान के बहुत सारे एग्ज़ामों में बैठ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। उसके तैयारी में जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस विषय के जो टॉपिक है, उनकी हम एक-एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। एक-एक टॉपिक का विश्लेषण सटीकता से हम करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से कहाँ से कैसे प्रश्न उठ सकते हैं और वहाँ से कैसे प्रश्न वहाँ से पूछ सकता है। पिछली बार की भी बात करेंगे और इस बार क्या नया इसमें किया गया है, क्या विशेष किया गया है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, और वीडियो के अंत में हम इससे लेकर के जो है कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कैसे-कैसे प्रश्न जो हैं इस बार संभावना है। तो अपन बात करते हैं आज इस वीडियो में सीईटी के बारे में। देखिए, आप सब जानते हैं सीईटी कुछ एग्ज़ाम राजस्थान में ऐसे हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं सीईटी 12वीं लेवल के बाद में। चाहे वो जैसे वनपाल का हो या अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस का हो, ऐसे लगभग 7-8 के आसपास एग्ज़ाम ऐसे हैं जो 12वीं लेवल एग्ज़ाम देने के बाद में आप 12वीं लेवल सीईटी का एग्ज़ाम देते हो, उसको पास कर लेते हो, तो फिर आप उसमें जो है मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहोगे। और इसी तरह से कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 12वीं लेवल सीईटी की बात करेंगे। दोस्तों, 12वीं सीईटी एग्ज़ाम जो है, जो कि अभी जस्ट अक्टूबर में ही जो जिसका एग्ज़ाम है 23 अक्टूबर को, उसकी चर्चा का अपन कर रहे हैं। देखिए, इसमें यूँ तो पूरे एग्ज़ाम की अगर हम चर्चा करें तो 150 प्रश्नों का ये पूरा एग्ज़ाम रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा और इस तरह से, यानी कि अपन यहाँ पर बात कर लें 150 तो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। और अगर हम देखें मार्क्स, तो हर प्रश्न होगा कितने नंबर का? 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का ये पूरा पेपर होगा आपका। ठीक है। इसके अलावा एक मज़ेदार बात जो बहुत शानदार है सभी स्टूडेंटों के लिए, कि इसमें पहले क्या था, 33%, मतलब पहले जो अपन बात करें इसमें पहले एक 1/3 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन इस बार अच्छी बात ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। बहुत ही आपको जैसे ये सुना होगा एक राहत की सांस मिली होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं होने से एक बड़ा फायदा स्टूडेंट को मिलता है। वो ये किया गया कि जब देखा गया ग्रेजुएशन लेवल में सीईटी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे, उनकी संख्या देखा कि बहुत कम बच्चों ने जो है एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। लगभग 6,33,000 बच्चों ने किया। तो उस समय ही जो है प्रशासनिक ये न्यूज़ आने लगी कि इसमें जो है नेगेटिव हट सकती है, और वो ऐसा हुआ भी ऐसे ही दोस्तों। नेगेटिव को हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत शानदार अवसर है इसलिए। तो 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, और इसमें जो टाइम पीरियड लग रखा है वो है इसमें 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट। जी हाँ, 180 मिनट या 3 घंटे का इसमें समय है एग्ज़ाम को पास करने में, जो बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम इस एग्ज़ाम में। देखिए, इस एग्ज़ाम में मैथ आती है, इस एग्ज़ाम में साइंस आती है, इस एग्ज़ाम में राजस्थान जीके में हिस्ट्री है, बहुत हिस्ट्री कम है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल वगैरह है, और करंट भी है। इसके अलावा कंप्यूटर है, हिंदी है और इंग्लिश है। ठीक है। तो ये पूरा इसका जो है राजस्थान इकोनॉमिक्स वगैरह भी इसके अंदर है। ये मुख्य इसमें टॉपिक है। लेकिन आपको ये जान कर के अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा थोड़ा सा, कि इस बार जो साइंस है, मतलब मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मान के चल रहा था मैं कि साइंस आने वाले जो एग्जाम है उनमें साइंस का जो रेटो है वो ज़्यादा होगा। और हुआ भी ऐसा ही। सीईटी में चाहे आप 12वीं लेवल की बात करो या ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, दोनों ही एग्जाम में सीईटी में जो साइंस का लेवल है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम दिया है, विशेषकर ग्रेजुएशन वाला और 12वीं वाला, तो उन्हें अच्छे से पता है कि सीईटी में साइंस का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार आपको अगर ध्यान हो तो लेकर के 18 से लेकर के 25-25 और किसी एग्जाम में 28-28% जो है साइंस के केवल पूछे गए हैं। आप देख लो कितना बड़ा एक बार जो है योगदान है साइंस विषय का। तो हम यहाँ पर साइंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है,
और जितनी अहमियत हमें मैथ की देनी है उतनी ही, या मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा, आप साइंस को दीजिए दोस्तों। क्योंकि साइंस में अगर आप ठीक से पढ़ते हो, एक टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर, इस टॉपिक से बाहर नहीं देंगे, इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद हम बड़ी आसानी से, अगर आप मान लीजिए 28 नंबर या 25 नंबर आते हैं, तो मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो है 18 से लेकर के 25 जो क्वेश्चन हैं वो साइंस के रहने वाले हैं। इसको लिख लीजिए आप, 18 से लेकर के और 25 प्रश्न जो है साइंस के रहेंगे, जो बहुत बड़ा योगदान एक साइंस का है इस एग्जाम में। आप सोच के देखिए, अगर आपके 25 में से आप 2 प्रश्न कम कर लीजिए, आप अगर 22 या 23 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत शानदार स्कोर रहेगा आपका। और इन टॉपिकों की अब हम जैसे चर्चा करेंगे, इनको आप सॉल्व करके, इन टॉपिक क्लियर करके बहुत आसानी से ये नंबर ला सकते हो, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें देखिए, साइंस को दोस्तों हम जानते हैं 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है मुख्य रूप से। एक होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं, एक होती है फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और एक होती है बायोलॉजी जिसमें प्लांटों का, वनस्पति का अध्ययन भी करते हैं हम, जंतुओं का भी अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो इस बार अच्छी बात यह है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पोर्शन कम करके, घटा करके, और 2-3 टॉपिक ही फिजिक्स के हैं, बाकी इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी बम्पर मात्रा में है इसमें। देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी फिजिकल एवं केमिकल चेंज। तो फिजिकल एवं केमिकल चेंज में जो परिवर्तन होते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, भौतिक अवस्था कैसे बदलती है, रासायनिक अवस्था कैसे बदलती है, अलग अलग समीकरण उसमें जो है, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, इसके अलावा ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, जो रिएक्शन है, पूरी परिवर्तन है, वो इसमें यहाँ पर होने वाले हैं। पदार्थ का जलना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बदलना, वो सारे जो उदाहरण हैं वो इसमें होने वाले हैं, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक दोस्तों, उत्प्रेरक अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। इसका मतलब उत्प्रेरक पढ़ना पड़ेगा, उत्प्रेरक के जो है प्रभाव पढ़ने पड़ेंगे, उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, और धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, विश्व उत्प्रेरक, ये सारे उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, हमें इसमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। केवल उत्प्रेरक की परिभाषा पढ़ने से काम इस बार नहीं चलने वाला है, विशेष बात यह है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पर है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एवं एंड रिडक्शन रिएक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें ऑक्सीकरण नंबर कैसे बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण नंबर कैसे कम हो रहा है, इसमें कौन कौन से पदार्थ में अपचयन हो रही है, कौन सी में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो भी इसमें उस लेवल की तैयारी इसमें साइंस में करनी पड़ेगी इसमें। तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अभी कुछ वीडियो इसमें ऐसी है जो मैंने डाली हुई है सीटी के लिए, बाकी अभी जो है रेगुलर सीटी की वीडियो भी यहाँ पर धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, जिसमें तमाम आपको जो है यहाँ पर साइंस की वीडियो मिलेगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। धातु अधातु दोस्तों, ये टॉपिक को आप अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस विशेष टॉपिक को। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, धातु मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनके प्रमुख यौगिक कंपाउंड क्या है, यानी धातुओं से, अधातुओं से बनने वाले जो यौगिक हैं उनके बारे में पूछते हैं। इसके अलावा धातु अधातु का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बाकी की केमिस्ट्री, चाहे वो उत्प्रेरक हो, चाहे ऑक्सीकरण हो, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन हो, इनसे भी रिलेटेड है। इसलिए ये टॉपिक बहुत शानदार है और ये अच्छे से तैयारी करना है। इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे धातु बारे में पूछ लिया, धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम पूछ लिया, वहाँ पर बढ़ता क्रम, घटता क्रम, सबसे क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, है ना, सामान्यता पर द्रव धातु या ठोस धातु, इस तरह से इसके बारे में, सबसे कठोर धातु, धातु के किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनाती हैं, ये कैसा रंग देती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न इसमें धातु संबंधित पूछ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी 10वीं पर आधारित रहेगा। ये ध्यान रखें, एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, मैं ये कहूँ। इसके अलावा सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें ये जो है धातु अधातु इसके भी है। इसके अलावा आपके सोडियम क्लोराइड है, आपके इसके अलावा जैसे मीठा सोडा है ना, कास्टिक सोडा है, धमन सोडा वगैरह, ये सब उनसे लेकर के फिटकरी है, कुछ लवण है, वो महत्वपूर्ण यौगिक इसमें यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम, ये टॉपिक तो ऐसा है लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो अच्छा टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन दोस्तों, हाइड्रोकार्बन जो है वो और एग्जामों में इतना डीपली नहीं पढ़ना होता, लेकिन इसमें स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा इसमें हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से उदाहरण हैं वो हमको पढ़ने हैं, इसमें क्या उपयोग है इनके, क्या इनके गुण हैं, गुणधर्म क्या है, वो इसमें पढ़ना है।
इसी तरह से कार्बन एवं उसके यौगिक, दोस्तों आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, उनके बारे में इसमें अपन को पढ़ना है, कार्बन के अपर रूप, ठीक है, ग्रेफाइट, फुलरीन वगैरह, और अपर रूप के गुण क्या हैं, अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ते हैं उनमें क्या। इसके अलावा CFC, जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रियोन, एयर कंडीशनर, फ्रीज आदि में जो गैस डालते थे पहले, है ना, उसके लिए CFC, या आज भी डालते हैं कुछ भारत जैसे देशों में, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। CFC के बारे में क्या इनकी रिएक्टेंट होती है, और CFC टॉपिक लिखा हुआ है, इसका मतलब डीपली इसके बारे में पढ़ना है। CFC के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसका जो है विकल्प कौन सा है, जैसे इसमें करंट से प्रश्न इसमें बन सकता है, इसका विकसित देशों ने क्या विकल्प है, इसके CFC से लेकर के, फ्रियोन से लेकर के में कौन सा ऐसा तत्व होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, तो वो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा टॉपिक है ये। इसके अलावा CNG कंपोज नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में पूछा जा सकता है। ये इसकी प्रकृति के बारे में, इसका निर्माण की विधि के बारे में, इसका संगठन के बारे में, इसमें मुख्य गैसें कौन कौन सी है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुलक, पॉलीमर जो है, बहुलकों के प्रकार, बहुलक में कौन कौन से बहुलक आते हैं, वो सब इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अगला टॉपिक देखें, साबुन व अपमार्जक, साबुन के प्रकार, अपमार्जक, इन दोनों में अंतर, और साबुन की अलग अलग प्रकृति के बारे में, उनके गुणों के बारे में, दोनों के गुणों के बारे में भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो इसको आप बड़े आसानी से साबुन और अपमार्जक को कर सकते हो। यहाँ से प्रश्न पहले भी, ये तो ऐसा टॉपिक है साबुन अपमार्जक का कि केमिस्ट्री जहाँ पर पूछते हैं वहाँ पर इस टॉपिक को दे ही दिया जाता है। अब आता है यहाँ तक, ये जो 11 टॉपिक है लगभग, ये केमिस्ट्री के हैं, यानी कि आप कह सकते हो केमिस्ट्री के ठीक ठाक पोर्शन केमिस्ट्री का है। कि अगर आप मान के चलते हैं कि 25% है, तो 25 में से आप मान के चलिए कि 8 से 10% या 8% जो है आराम से केमिस्ट्री से पूछे जा सकेंगे। ये ऐसा अपन मान के चल सकते हैं कि अगर 11 टॉपिक है तो 8 से लेकर 10 टॉपिक जो है केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगली, तो फिजिक्स के बारे में। मैंने कहा था फिजिक्स का इस बार जो है बहुत बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं है, एक दो टॉपिक हैं, जैसे एक है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, परावर्तन और इसके नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन को लेकर के, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, कैसे प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपण होता है, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा कब से कम होता है, इसके अलावा इसमें किस वैज्ञानिक ने बताया था, वो सारी चीज़ इसमें पढ़नी है हमें। लेंस के प्रकार, अब लेंस है, दृष्टि दोष है, प्रकाश है, ये टॉपिक प्रकाश का ही है, प्रकाश का टॉपिक तरह दिया गया है, ये मान के चल सकते हैं अपन। तो इसमें दृष्टि दोषों के बारे में, दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि है, जरा दृष्टि है, अंध बिंदुता है, इनके बारे में। इसमें लेंस विशेष जो पूछा जाता है कि दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनमें निवारण में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, किस कारण से ये रोग होते हैं, और इस जो है रोग का किस तरह से, किस लेंस के माध्यम से निवारण किया जाता है, वहाँ से प्रश्न इसमें से आता है। तो ये टॉपिक भी अच्छे टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आगे फिजिक्स के, देखो यहाँ पर 4 टॉपिक हैं, लेकिन वैसे फिजिक्स का एक ही टॉपिक है। अगर हम इसको ये कहें कि फिजिक्स में से प्रकाश का टॉपिक दिया गया है, केवल प्रकाश का, लाइट का, तो आप मान के चलें कि एक टॉपिक है जिसमें प्रकाश का परिवर्तन, इसके नियम, वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, इसका निवारण, ये है। तो प्रकाश से जुड़े हुए टॉपिक सारे। अब बात करते हैं अपन अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए अभी जो हाल ही में जो एग्जाम होते थे ना, पहले इस तरह के टॉपिक पूछते थे, जो नेट का एग्जाम होता था विशेषकर, नेट का, ये CTET का एग्जाम जो है विशेषकर, वहाँ पर इस प्रकार के टॉपिक को दिया जाता था। और जो UPSC एग्जाम लेती है या RPSC एग्जाम लेती है अच्छे लेवल के एग्जामों के लिए, वहाँ पर भी ये प्रश्न जो है टॉपिक दिए जाते थे। लेकिन नया बदलाव ये है, और मैं तो कहूँगा अच्छा बदलाव है, कि अब ये CET वाले स्टूडेंटों को भी ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, कब इसमें किसने प्रारंभ किया, कहाँ इनका जो है मुख्यालय है, वो सारी प्रक्रिया इसमें यहाँ पर पढ़नी है हमें। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का टॉपिक वैसे इसमें CET में अलग से हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्यूटर वाले जो है चैप्टर में वहाँ क्लियर हो जाएगा। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, दोस्तों ये टॉपिक है ना, ये जेनेटिक्स वाला हर एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन CET में पिछली बार भी था, इस बार भी है।
आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, यानी कि जेनेटिक्स। जॉन मेंडल ने जो मटर के पादप पर प्रयोग किए तो उसमें अलग अलग नाम दिए थे भाई, जो है उन शब्दावलियों को यहाँ पर पढ़ना है। किसी शब्दावली को देकर के उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, या परिभाषा देकर के उसका नाम शब्दावली का पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे समजात गुण, समजात लक्षण, इस तरह से ना F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। मेंडल का आनुवंशिक नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे मटर के पौधे पर, पाइसम सैटाइवम पौधे पर प्रयोग करके, प्रभावितता का है, पृथक्करण का है, स्वतंत्र प्यूहन का है। तो उनको जो है यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिक नियम वाले चैप्टर में क्लियर करना है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें से विशेषकर जो पूछने की संभावना रहती है मेंडल वाले टॉपिक में, इसमें पूछा जा सकता है कि F1 पीढ़ी में क्या लक्षण प्रारूप रहे, F1 पीढ़ी में क्या जीन प्रारूप रहे, F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का क्या अनुपात था, है ना, ये इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप क्या था, वो पूछने की संभावना इसमें रहती है। इसके अलावा गुणसूत्र की संरचना, देखिए कोशिका वाला टॉपिक, कोशिका टॉपिक था पहले नहीं पूछते, लेकिन कोशिका में गुणसूत्र पूछ लिया। कोशिका में क्या पूछ लिया, कोशिका में कोशिकांग होते हैं, मध्य में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं आरएनए डीएनए, तो गुणसूत्रों की संरचना पूछ लिया, डीपली प्रश्न पूछा है। न्यूक्लिक अम्ल, गुणसूत्रों में जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए आरएनए, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से आपको पढ़ना है कि भाई किस किसने इसका सिद्धांत दिया था, कौन कौन से इसमें घटक होते हैं, कैसे प्रक्रिया होती है, जीन जो इसमें लक्षण है वो किस प्रकार से होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर हमें पढ़नी है। इसके अलावा कोड किस तरह से होता है, कोडोन किस तरह से होता है इसमें, उसके प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, डोगमा सिद्धांत वगैरह, ये जो प्रोटीन संश्लेषण के सिद्धांत हैं सारे सिद्धांत आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से नया टॉपिक ये कह सकते हो नया है, इसको ये नहीं है, ये जो टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण को लेकर के, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि कोई भी आया एरा गेरा और उठ करके है कि हाँ मैं करूँ। इसको वही स्टूडेंट इसको कर पाएगा जिसने डीपली साइंस को पढ़ा होगा। इसको ऐसे ही कोई नहीं मुंह उठा के आया और चलो ये टॉपिक कर दिया, क्योंकि इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। साइंस के स्टूडेंट है उसके बाद भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा विस्तार से इसका। मानव में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का टॉपिक है वो 10th क्लास एनसीईआरटी में आप पढ़ते आए हैं, तो ये टॉपिक रेगुलर रखा गया है और इसमें आपको लिंग निर्धारण में जो है बेसिक सवाल यहाँ से पूछने की संभावना रहती है। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन को लेकर के जो नए नए पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, कारक है, प्रदूषण है, वहां से लेकर के कोई घटक को प्रश्न पूछा जा सकता है। जंतु व पादपों का आर्थिक महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, देखिए यहाँ पर आर्थिक महत्व में वानस्पतिक नाम पूछे जा सकते हैं, आर्थिक महत्व में औषधियों के नाम पूछे जा सकते हैं कि शैवाल से कौन सी बनती है, कवक से कौन सी बनती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पादप जो है औषधि पादप, उनसे कोई यहाँ पर पूछा जा सकता है, या इसमें कोई विशेष जंतु जिस पर अभी रिसर्च चल रही हो उसके बारे में कोई जानकारी यहाँ से पूछी जा सकती है, करंट से जोड़कर भी इसको लिया जा सकता है। तो अच्छा टॉपिक है जंतु पादपों का आर्थिक महत्व। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पूरा पारिस्थितिक तंत्र, देखिए इस साइंस में ही ये ऐड कर दिया, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पूरा जो पिरामिड है किस तरह से, ऊर्जा का पिरामिड, वो भी यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। ये अलग दे दिया अगला टॉपिक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह जल का क्या है, स्थल का क्या है, जो है चक्र किस प्रकार से होगा पूरा ये जैविक, वो सारी टॉपिक इसमें आपको पढ़ने होंगे। अच्छे टॉपिक है और इजी टॉपिक है बहुत, इसमें आप फ्री कैसे नंबर इसमें आप ले सकते हैं। जैव पेटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैव पेटेंट 2-3 टॉपिक तो कुछ इसमें इतने जबरदस्त दे गए हैं कि एक आप कह सकते हो कि जो कंपटीटर है, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक होने ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जैव पेटेंट है या आरएच कारक है, ये जो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर कोई आरपी की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए राजस्थान पुलिस की तैयारी उसको करनी है, तो जैव पेटेंट नहीं पता, उसको बायो परेश नहीं पता, उसको जो है विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ये नहीं पता उसको, तो वो क्या वहाँ पर करेगा। तो ये इसलिए साइंस में इन चीज़ों को जोड़ना जरूरी था। और वैसे भी देखिए आपको दैनिक जीवन में साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसकी पड़ती है, और ऐसे टॉपिक के लिए आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज के लिए आपको ये साइंस पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए आप देखो एक बात और इस पर नहीं की है कि जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा कम कर दिया, राजस्थान का या जो बाकी चीज़ें हैं जो पुरानी क्या पढ़नी, हिस्ट्री पढ़ने का उद्देश्य हमारा होता है उससे उसके जो
जो गलतियां हैं वो हम नहीं करें, जो उसमें कुछ अच्छा किया वो उसमें सीखें, बस इतना है। तो उसको कम करके उतना ही उसमें रखा गया है जो उससे सीखने की प्रक्रिया हो। बाकी ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो सीईटी में तो आता ही आता है। यहाँ पर इस टॉपिकों को पढ़ने के बाद में आपको बहुत ज़बरदस्त जो है नॉलेज भी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर जैव पेटेंट हो गया, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, नई नई पादप किस्में हैं उनका परिवर्धन कैसे करते हैं, वो पूरा इसमें जो है जोड़ करके इसको लिया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक पादप भी हैं, बाकी जीव भी हैं, उनमें कैसे जीन को ट्रांसफ़र करके और नई किस्म, चाहे वो बीटी कपास हो या फिर इसमें गोल्डन सेला चावल हो जिसमें विटामिन ए होती है, वो सारे जो है इसमें जीव या पादप जो है इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक यूपीएससी के एग्जाम, चाहे आप आईएएस की आरएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक जो है आपको पूरे के पूरे टॉपिक मिलते हैं। इसके अलावा रक्त समूह, रक्त समूह के बारे में, ये रक्त समूह टॉपिक तो हर एग्जाम में लगभग आता है। रक्तदान और रक्त समूह का टॉपिक, आरएच कारक का टॉपिक, तो ब्लड के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार का ब्लड है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, और ब्लड लेने या देने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसमें किस टेम्परेचर पर स्टोर रखा जाता है, वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर उनको जो है डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें, प्रोटीन कौन सी होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा रोगाणु मानव स्वास्थ्य, देखिए रोगाणु में आपको वायरस, जीवाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ, ये सारे इसमें पढ़ने हैं। और मानव स्वास्थ्य को जोड़ करके कुपोषण, अब कुपोषण का मतलब इसमें आगे आपके विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है वो सारे इसमें आ जाएंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, वो सारे इसमें आ जाएंगे, उससे संबंधित रोग हो जाएंगे इसमें, और पोषक पदार्थों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रोग, मानव रोग वाला जो टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि मानव रोग में वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सारे रोग इसमें पढ़ेंगे। तो अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत सारे एग्जामों में आपको काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि सीईटी को आप ऐसे मत समझिए कि पहला एग्जाम है, अब ये सीईटी देने के बाद फिर हम किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं। सीईटी का मतलब ये कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेन जो एग्जाम है उसकी तैयारी आपकी जबरदस्त होगी, उसमें बाहर से कोई बहुत कुछ ऐसा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर ये आपने कर ली, ये टॉपिकों में से आप सेलेक्टिव टॉपिक भी आप करते हो, जैसे आपने यहाँ से ये टॉपिक आपने भौतिक रासायनिक का कर लिया, मान लीजिए ऑक्सीजन वाला, धातु वाला टॉपिक आपने कर लिया यहाँ पर। इसके अलावा महत्वपूर्ण यौगिक, सीएफसी, बहुलक का टॉपिक आपने कर लिया, पिछली बार रीट में एग्जाम आए थे इसमें, तो उसमें पूछा गया था। प्रकाश का टॉपिक आपने कर लिया, दृष्टि दोष का, इस अंतरिक्ष अनुसंधान का आपने टॉपिक मान लीजिए यहाँ से क्लियर किया। इसके अलावा मेंडल वाला, प्रोटीन का, और ये जंतु का। इसके अलावा पारिस्थितिकी वाला टॉपिक, ऊर्जा प्रवाह के बारे में आपने पढ़ लिया, किस्मों के बारे में, ट्रांसजेनिक जीव, और ये पूरे टॉपिक अगर ये कर लिया आपने, कुछ लगभग इसमें से आप 5 टॉपिक कम भी कर दो, तो ये टॉपिक आप कर लेते हो, तो आप ये मान के चलिए आराम से बिना किसी सर दर्द के आप 18 ये 25 जो प्रश्न आते हैं उसमें से आप आराम से 20 प्लस का स्कोर दोस्तों आराम से कर सकते हो। और बहुत शानदार आपका ये जो है सिलेबस है पूरा। इसमें आपको ज़बरदस्त नॉलेज तो होगी ही, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत शानदार टॉपिक है। तो इस वीडियो में हमने जाना साइंस में जो टॉपिक हैं उनमें हम कैसे इसमें से नंबर ला सकते हैं, और उसका एनालिसिस पूरा देखा कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। एक बात और इसमें देखिए, साइंस का जो इस बार अनुपात है, जो योगदान है एग्जाम को फाइट करने में, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए आप इसकी रणनीति अभी से बना के पढ़िए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। कई बार हम ये करते हैं कि जो 5 नंबर वाला को जो सब्जेक्ट है उसको हम 50 नंबर की तरह उसको समय दे देते हैं, और जो हमारा ज़्यादा नंबर का है, 20-25 प्लस नंबर का जो मैटर है, उसको हम समय देते हैं 5 नंबर की तरह। तो वहाँ पर बहुत बड़ी फॉल्ट हम कर देते हैं, वो नुकसान हमें जो है एग्ज़ाम में भारी पड़ता है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, टाइम सेट करके पढ़ें, सब्जेक्ट को नंबर के हिसाब से देख करके पढ़ें, ना कि उसको जो है हमें इंटरेस्ट के हिसाब से। जो टॉपिक जितना ज़्यादा टॉपिक है या जितना ज़्यादा नंबर के हैं उस हिसाब से करें। और इस बार पूरी संभावना है कि आपको 25 प्लस भी प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।